नमस्कार साथियों, ग्लोरियस पाठशाला पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे आखिरकार ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में कैसे सफल हुई। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आखिरकार भारत में कई एक जगह जो थी वहाँ कैसे सफल हुई, जैसे जिसमें मैंने बता दिया था कि सूरत में ये कैसे सफल हुई, ठीक है, मद्रास में कैसे सफल हुई, अंग्रेजों को बम्बई कैसे मिला, जिसमें मैंने बताया था कि 1661 में जब चार्ल्स द्वितीय की शादी हुई पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ, तो उनको ये बम्बई दान में मिल गया और वो उन्होंने 1668 में कंपनी को 10 लाख पाउंड पर क्या कर दिया, दे दिया। इस तरीके से इनको ये मुंबई मिला था। फ्रांसिस डे ने मद्रास को लिया हुआ था और जो सूरत वाला क्षेत्र था वो जीता था। उड़ीसा का जो हरिहरपुर और बालासोर वाला क्षेत्र था उस पर कैसे कंपनी ने अधिकार किया था, इन सभी बातों के जो प्रश्न आपको जानने हैं, आप पिछला वाला वीडियो जो पॉलिटी का वो आप देख लीजिएगा। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे आखिरकार बंगाल में ये लोग कैसे सफल हुए। बंगाल में हम लोग कई एक बातें जानेंगे, जैसे ये नरगिस मिशन क्या था, जॉन सरमन मिशन क्या था। तो इन सभी बेहतरीन क्वेश्चनों के जवाब जानने के लिए आप वीडियो को पूरा प्लीज देखिए। फिर चलते हैं बिना किसी देरी के हम लोग। तो आज हम लोग क्या पढ़ते हैं, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता है। बिल्कुल हम लोग सीरियल ऑर्डर में देखेंगे। देखो यहाँ से कई एक बार एग्जामों में प्रश्न आ चुके हैं, जैसे कलकत्ता की स्थापना किसने की थी, ये भी प्रश्न यहीं से आपको मिल जाएगा। और इसके बाद ये कलिकाता, सुतीनाता, गोविंदपुर, ये क्या जगह थी, इनको सबको मिला के क्या बना हुआ था। तो इन सभी प्रश्नों के हम लोग जवाब जानेंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते। देखो मैं तुम्हें ऐसे समझाता हूँ थोड़ा सा, आपको मैं बता दूं। मामला था 1651 का। 1651 में क्या हुआ, बंगाल में एक सूबेदार थे जिनका नाम था शाह सुजा करके, और इनके दरबार में गैब्रियल बॉटम करके एक अंग्रेज रहता था जो चिकित्सक था। उसने क्या किया, शाह सुजा से एक अधिकार पत्र प्राप्त कर लिया जिसके मुताबिक 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले अब कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भी अपना व्यापार मुफ्त में कर सकेगी। क्या मैंने अभी आपको बताया, तो साथियों मैंने आपको बताया कि बंगाल में एक सूबेदार था जिसका नाम था शाह सुजा, और इस शाह सुजा के दरबार में गैब्रियल बॉटन करके अंग्रेज रहता था। ये क्या था, एक चिकित्सक था। इसने क्या किया, एक लाइसेंस प्राप्त कर लिया, और लाइसेंस प्राप्त जो किया उसके बदले क्या था, 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार कर सकेंगे। इसमें आपने क्या देखा कि 1651 में बंगाल के सूबेदार शाह सुजा के यहाँ रहने वाले चिकित्सक गैब्रियल बॉटन ने कंपनी के लिए एक लाइसेंस प्राप्त कर लिया जिसके मुताबिक 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले अब कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार कर सके। ये तो मामला ये था। 1651 में ही क्या हुआ, एक और बात हुई। तो 1651 में ही ब्रिजमैन के नेतृत्व में हुगली में कोठी खोली गई, हुगली में कोठी स्थापित की गई। आपसे यहाँ से ये प्रश्न आता है कि हुगली में कब कोठी खोली गई, तो 1651 में, और हुगली में जो कोठी खोली गई वो किसके नेतृत्व में खोली गई, तो आपका ये ब्रिजमैन के नेतृत्व में खोली गई। आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा
पहले ये लाइसेंस प्राप्त हुआ, उसके चलते इनको लगा, तो फिर क्या हुआ, 1651 में ही हुगली में कोठी स्थापित हो गई। 1661 में दो काम आपके हुए। देखो 1661 में भैया इंग्लैंड में चार्ल्स द्वितीय नाम से जो सम्राट था उसने कंपनी को एक लाइसेंस दे दिया। और किसने? चार्ल्स द्वितीय ने कंपनी को अधिकार पत्र दे दिया, जिसके मुताबिक अब कंपनी क्या कर सकती थी, सिक्के ढाल सकती थी, किलेबंदी कर सकती थी और आपकी संधि विग्रह भी कर सकती थी, संधि विग्रह कर सकती थी। और 1661 में ही औरंगजेब ने फरमान जारी किया। औरंगजेब ने जो फरमान जारी किया, उस फरमान में इन्होंने क्या कहा कि इनको मुफ्त में व्यापार जब करने दिया जाएगा जब ये लोग 2% चुंगी कर देंगे और 1.5% आपका जजिया कर देंगे। जजिया कर देंगे। आपने क्या देखा कि 1651 में बंगाल के सूबेदार शाह सुजा के यहाँ रहने वाले गैब्रियल बॉटम ने एक कंपनी के लिए लाइसेंस प्राप्त किया, जिसमें के मुताबिक 1651 में ही ब्रजमैन के नेतृत्व में हुगली में एक कोठी खोली गई। 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने कंपनी को एक आज्ञा पत्र दिया, जिसके मुताबिक कंपनी सिक्के डाल सकती थी, किलेबंदी कर सकती थी और संधि विग्रह कर सकती थी। तो ये जो अधिकार था वो इंग्लैंड की ओर से मिल चुका था, तो यानी उधर से पूरा रास्ता क्लियर था। इधर औरंगजेब साहब शासन कर रहे थे, तो क्या था, औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया और ये कहा कि ये लोग व्यापार कर सकेंगे, इन्हें कोई परेशान नहीं करेगा, अच्छे से ये व्यापार करें, लेकिन ये 2% चुंगी कर और 1.5% आपका क्या देंगे, जजिया कर देंगे। और आपको पता है कि अंग्रेज लोग टैक्स क्यों देने वाले थे, ये तो भैया फ्री में चाहते थे। तो इसके चलते इन्होंने क्या किया, 1686 में हुगली को लूट लिया। हुगली को लूट लिया यानी औरंगजेब ने इनसे टैक्स मांगा, टैक्स इन्होंने कुछ समय तक दिया, लेकिन ये तो मुफ्त का व्यापार चाहते थे, तो इन्होंने 1686 में हुगली को लूट लिया। अब औरंगजेब भी कम नहीं था, तो औरंगजेब ने इनको पराजित किया। आपको पता औरंगजेब को जिंदा पीर कहते हैं। कई एक बार प्रश्न आया है कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर के नाम से जानते हैं, तो आप औरंगजेब को जानते हैं। औरंगजेब ने इनको पराजित किया, इन्हें खदेड़ दिया, यहाँ से भगा दिया। तो एक जॉब चौरनाक करके अंग्रेज हुए, जॉब चौरनाक करके इन्होंने क्या किया, समझौता करा दिया, समझौता करा दिया, ठीक है। यानी 1651 में अधिकार प्राप्त किया, लाइसेंस प्राप्त किया, तो 1651 में ही ब्रिजबेन के नेतृत्व में हुगली में फैक्ट्री खोली गई। इंग्लैंड से इनको ये अधिकार प्राप्त हो गए। औरंगजेब ने कहा 2% चुंगी कर दीजिए और 1.5% जजिया कर दीजिए, तो आप व्यापार करेंगे अच्छे से, बना कोई बात नहीं। इन्होंने ये टैक्स कुछ समय तक तो दिया, लेकिन 1686 में इन्होंने हुगली को लूट लिया। तो औरंगजेब ने इनको पराजित किया, लेकिन क्या हुआ कि जो जॉब चौरनाक था इसने समझौता करा दिया। और जब समझौता कराया तो भैया, अब मैं थोड़ा आगे ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं लिखता हूँ। क्या था, जब ये लोग इनको भगा दिया और जॉब चौरनाक ने जब समझौता किया, तो उससे आगे की कहानी थोड़ी सी सुनिए। अभी तक आपने क्या देखा, अभी तक आपने देखा है कि 1686 में इन्होंने हुगली को लूटा, जिसके चक्कर में औरंगजेब ने इन्हें पराजित किया और इन्हें भगा दिया। जॉब चौरनाक ने समझौता कराया, तो ये क्या हुआ, 1687 में वापस आ गए। कहाँ पर, सुती नता करके, ये कलकत्ता क्षेत्र का एक गांव था, वहां पर ये लोग आ गए। अब 1687 में ये लोग आ गए,
आपका क्या था कि 1691 में बंगाल का एक सूबेदार था शाइस्ता खां। शाइस्ता खां और इसका एक उत्तराधिकारी था इब्राहिम खां। इब्राहिम खां इसने भी एक फरमान जारी किया और इसने अपने फरमान में ये कहा कि 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले वार्षिक ये लोग मुक्त व्यापार कर सकेंगे। देखो, औरंगजेब कह रहे थे 2% टैक्स दीजिए और 1.5% जजिया कर दीजिए, लेकिन ये कह रहा है कि 3000 रुपये वार्षिक कर दे दो और मुफ्त में व्यापार करो। तो ये इनका अपना फंडा था। देखो मैं बता दूं, इस समय क्या था, जमींदार सूबेदार ये सब चाहते थे कि मुझे टैक्स मिले। इसके चलते आपस में विद्रोह भी हो रहा था। तो मामला आया कि वर्धमान करके जिला था, वहां के जमींदार थे शोभा सिंह। तो जब इन्होंने ये बात की तो इन लोगों के मध्य क्या हो गया, विद्रोह पैदा हो गया। और विद्रोह के चलते क्या हुआ, जो सुती नाथा जो जगह थी, यहाँ पर किलेबंदी करने का मौका मिल गया। और इस किलेबंदी का नाम रखा गया फोर्ट विलियम करके रखा गया, जिसके पहले जो प्रेसिडेंट्स हुए वो चार्ल्स आयर करके हुए। तो देखो, एक बार मैं पुनः आपको प्रश्न बता देता हूँ। अगर आपसे ये पूछा जाए अंग्रेजों ने हुगली को कब लूटा, तो 1686। यानी अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि अंग्रेजों ने हुगली को कब लूटा, तो 1686 में। ये इनके मध्य समझौता किसने कराया, तो जॉब चौरनाक ने। ये सुतीना तक कब वापस लौटे, 1687 में। 1691 में शाइस्ता खां के जो उत्तराधिकारी इब्राहिम खां थे, उन्होंने कितने रुपए वार्षिक करके बदले मुक्त व्यापार करने के लिए कहा, तो 3000 रुपये वार्षिक करके बदले, जिसके चलते शोभा सिंह में और इनमें विद्रोह हुआ। तो इनको मौका मिल गया किलेबंदी करने का। अब आपसे पूछा जाता है कि फोर्ट विलियम जो है वो कहाँ पर बना, तो वो सुती नाथा करके जो जगह थी वहाँ पर बना। और फोर्ट विलियम में पहला प्रेसिडेंट कौन था, तो वो कौन था, आपका चार्ल्स आयर करके था। इससे आगे थोड़ा सा चलते हैं अपन। अच्छा, एक और मैं तुम्हें कहानी बताता हूँ। 1698 में क्या था, बंगाल का एक और सूबेदार था जिसका नाम था अजीम उस शान करके। इसने क्या किया, 3 गांव थे, एक कालिका था, दूसरा आपका सुतीना था और तीसरा आपका गोविंदपुर। यानी 1698 में अजीम उस शान ने अंग्रेजों को कालिका था, सुतीना था और गोविंदपुर की जमींदारी दे दी, जिसके बदले इनको 1200 रुपये मात्र देने पड़े, जमींदारों को देने पड़े। यानी अभी तक 2% टैक्स के लिए औरंगजेब साहब कह रहे थे, वो 3000 रुपये वार्षिक कर के बारे में कह रहा था। और इसने क्या किया, इन तीनों गांव की जिम्मेदारी दे दी और कह दिया कि जमींदारों को आप क्या दे दो, 1200 रुपये दे दीजिए। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि बंगाल में आपको 3 जगह, कालिका, सुतीनाथा और गोविंदपुर, महज 1200 रुपये में अंग्रेजों को मिल गए। ये मामले थे। अच्छा, इन्हीं जगह पर आपका
कलकत्ता बसा हुआ है, कलकत्ता बसा हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो कलकत्ता नगर की स्थापना हुई वो किस किस को मिला के हुई, तो कलिकता, सुतिनाथा और गोविंदपुर को मिला के हुई। और किसने की, तो आपकी जॉब चौरनॉक, चौरनॉक करके, ये हिंदी शब्द चौरनॉक, हिंदी शब्द नॉक, ठीक है, चौरनॉक करके था, हिंदी शब्द वैसा हो सकता है, ठीक है, इसकी स्थापना कर दी। अब इधर थोड़ी सी कहानी और बदलती है साहब। 1703 में औरंगजेब जो था, औरंगजेब की डेथ हो गई अहमदनगर में, अहमदनगर में। आपसे पूछा जाता है कि औरंगजेब की डेथ कब हुई, तो औरंगजेब की डेथ 1703 में अहमदनगर में हुई 3 मार्च को। इसके वैसे 5 बेटे थे, लेकिन जिस समय ये डेथ हुई उस समय इसके 3 बेटे मौजूद थे, मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम और मोहम्मद कामबख्श। कौन कौन, मोहम्मद आजम, कामबख्श, मोहम्मद आजम, मोहम्मद कामबख्श और एक का नाम और मैं अभी बताता हूँ। तो क्या था, जैसे इनकी डेथ हुई औरंगजेब की, तो इनमें आपसी में गद्दी के लिए लड़ाई होना शुरू हो गई और लास्ट में अन्य जो भाई थे वो खत्म हुए और मोहम्मद आजम जो था वो साहब बादशाह बना। इसके बाद जहांदार शाह बादशाह बना। तब तक तो ये सब चीजें चलती रही। अब अंग्रेजों को तो विस्तार और करना चाहिए था, तो एक मामला आगे और बढ़ा, उसके बारे में और आप जान लीजिए। देखो साहब, मामला था 1715 का। जॉन सरमन करके एक दूत मंडल भेजा गया। आपको पता है पहले औरंगजेब शासन कर रहा था, उसकी डेथ हो गई 1703 में, फिर उसका बेटा शासन करने लगा, उसके बाद जहांदार शाह का शासन आ गया। जब मैं आपको मुगल्स पढ़ाऊंगा उस समय में सब बातें बताऊंगा। तो 1715 में अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों ना हम लोगों को और मतलब विस्तार बढ़ाया जाए, तो इन्होंने कलकत्ता से जॉन सरमन के नेतृत्व में एक दूत मंडल भेजा। कलकत्ता से भेजा जॉन सरमन के नेतृत्व में, और कहाँ पर, मुगल दरबार। यानी ऐसे कह सकते हैं कि 1715 में जॉन सरमन के नेतृत्व में कलकत्ता से मुगल दरबार में ये दूत मंडल भेजा गया। अच्छा, ये जो दूत मंडल भेजा गया, इसने जाके यहाँ पर डिमांड रखी क्या, कि हमें औरंगजेब के समय में जो अधिकार मिले थे वो तो हमको मिलने ही चाहिए। साथ ही साथ क्या होना चाहिए कि 38 गांव की खरीदारी का हमको भी अधिकार मिलना चाहिए। और हमको क्या मिलना चाहिए, जो हमारे सिक्के हैं उन्हें बंगाल में ढालने का भी हमको अधिकार मिलना चाहिए। जब ये दूत मंडल पहुंचा तो यहाँ पर शासन कर रहा था फर्रुखसियन, जिसे आप घृणित कायर के नाम से जानते हैं। घृणित कायर, कई एक बार एग्जाम में प्रश्न आया है कि किस मुगल बादशाह को घृणित कायर के नाम से जानते हैं, तो आप फर्रुखसियर को जानते हैं। यानी फर्रुखसियर के दरबार में 1715 में जॉन सरमन के नेतृत्व में एक दूत मंडल पहुंचा, जिसने जाके ये डिमांड रखी कि जो अधिकार हमें औरंगजेब के समय में मिले हुए थे वो मिलना चाहिए, और हमें 38 गांव की खरीदारी करने के लिए भी मौका मिलना चाहिए या अधिकार होना चाहिए, और हमें जो सिक्के डालने हैं वो सिक्के डालने का अधिकार बंगाल में भी हमको मिलना चाहिए। अच्छा, मजे की बात ये है कि जॉन सरमन का जो नेतृत्व था उसमें एक विलियम हैमिल्टन करके ये डॉक्टर था। साहब
सच बात पूछो तो सारा खेल इसी ने बना दिया, पूरी कहानी इसने बना दी। ये डॉक्टर था और फर्रुखसियर को क्या थी, बीमारी थी, फर्रुखसियर को बीमारी थी। तो इस डॉक्टर ने क्या किया, फर्रुखसियर की बीमारी को सही कर दिया। जब फर्रुखसियर की बीमारी को इसने सही कर दिया तो फर्रुखसियर साहब बड़ी खुश हुए, कहते नहीं मौका अम्बो खुश हुआ। तो फर्रुखसियर खुश हुआ और फर्रुखसियर ने खुश होते 1617 में इनको क्या कर दिया, 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापारिक छूट दे दी, व्यापारिक छूट दे दी। आपने देखा कि शुरुआत में वो जितना आप कर रहे थे उसका 2% चुंगी कर ले रहा था औरंगजेब, ठीक है, और इसने 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापारिक छूट दे दी और कहा 10,000 रुपये के बदले आप सूरत में भी मुफ्त में व्यापार कर पाओ। यानी 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल में मुफ्त में व्यापार करो, 10,000 रुपये वार्षिक कर के बदले आप सूरत में मुफ्त में व्यापार कर पाएंगे, ठीक है। ये चीजें थी और साथ ही साथ इसने क्या कह दिया कि जो 38 गांव हैं उनको वो खरीदारी का इन्होंने अधिकार दे दिया। और यही नहीं, इनके द्वारा जो सिक्के ढाले जा रहे थे, इनके द्वारा जो सिक्के ढाले जा रहे थे वो सिक्के संपूर्ण मुगल शासन में चलाने का भी अधिकार दे दी। यानी अगर पूछा जाए आपसे कि निम्न में से किस मुगल बादशाह के शासनकाल में अंग्रेजों को ये अधिकार मिला कि वो उनके द्वारा डाले गए सिक्के पूरे मुगल साम्राज्य में चला सके, ये तो फर्रुखसियर के साम्राज्य में ये सब मिला। मतलब अंग्रेजों को इतनी छूट दे दी, आप 38 गाँव की खरीदारी कर सकते हैं, 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले आप बंगाल में व्यापार कर सकते हैं, साथ ही साथ आपके द्वारा ढाले गए सिक्के संपूर्ण साम्राज्य में चलाए जा सकते हैं। तो ये कंपनी के लिए इससे बड़ा तो मौका कुछ था ही नहीं। तो इसलिए एक इतिहासकार हुए हैं आर्म करके, आर्म, तो इतिहासकार आर्म ने इस फर्रुखसियर के इस अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा, मैग्ना कार्टा कहा। तो प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से किस मुगल बादशाह द्वारा कंपनी को दिए गए अधिकारों को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, महान पत्र कहा जाता है। तो ये है फर्रुखसियर के समय में। अब देखो कंपनी ने इस तरीके से कह सकते हैं पूरा अधिकार ले लिया। इस 38 गांव की खरीदारी का विरोध किया मुर्शिद कुली खान ने। बाद में मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित किया। इसीलिए कहा जाता है कि बंगाल का स्वतंत्र शासक कौन था या बंगाल की स्थापना किसने की, तो वो आपकी की मुर्शिद कुली खान है। अवध की किसने की, सआदत खान है। आपकी क्या है, ठीक, ऐसे आपसे कई एक जगह पूछता है। एक ये है, चलो अगले लेक्चर में बताऊंगा तुम्हें। ये चीजें साहब इस तरीके से हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसके बाद देखो लेक्चर क्या बचता है आगे। अगर मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ तो कल के जो लेक्चर में जो मैं बताऊंगा, कभी कभी चीजें यार दिमाग से स्किप हो जाती है। चिनकलिच खां करके नाम है जिन्होंने स्थापना की थी, और वो थी हैदराबाद, सॉरी देखो याद रखिए, हैदराबाद की स्थापना की थी किसने, चिनकलिच खां ने। चलिए साहब, तो कल के लेक्चर से हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान में संवैधानिक विकास, जिसमें हम लोग 1600 का एक्ट, 1773 का एक्ट, 1726 का एक्ट, ये आगे बढ़ते हुए 1833, 1858, 1909 इन सब पे बात करेंगे। तो ये चीज़ है। अब अगर हम लोग कंपनी की ओर से अगर और बात करना चाहें तो क्या और बचा है जिसे अपन मॉडर्न स्ट्रीम पढ़ेंगे जाके। तो अब कंपनी के पास बचा है कि कंपनी ने जो राज्य हैं उनको कैसे कैसे अपने कब्जे में लिया। जैसे पूछा जाता है कि महाराष्ट्र में कौन सा नगर था जो कंपनी का पहला शिकार हुआ, तो आपका सितारा करके जो था वो डलहौजी की राज्य हड़प नीति का। यानी अभी तक इन्होंने ये अधिकार ऐसे लिए हैं, आगे चल के ये क्या करेंगे, जैसे लॉर्ड वेलेजली आएंगे तो वेलेजली की जो सहायक संधि के जरिए ये अपने कब्जे में राज्यों को लेंगे। लॉर्ड डलहौजी आएंगे,
डलहौजी की राज्य हड़प नीति के जरिए ये राज्यों को अपने में मिलाएंगे, धीरे धीरे करके ये पूरा साम्राज्य बढ़ा लेंगे। तो जब लोग मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में जाके पढ़ेंगे राज्यों का पतन, उसमें जानेंगे जाके कैसे कैसे कोई राज्य आपका अंग्रेजों के हाथ में चला गया। अभी हम लोगों ने इतना जान लिया है इन 2 वीडियो में कि भारत में कौन कौन सी जगह पर कैसे हुआ और बंगाल में विशेषतः कैसे हुआ। पहले वाले वीडियो में मैंने पूरा बताया कंपनी आखिरकार कैसे बनी। अच्छा, यहीं से एक प्रश्न और पूछा जाता है, अगर आपसे ये नारिस मिशन अगर पूछ ले तो ये क्या है? तो देखो, नारिस मिशन क्या था 1698 में। अच्छा, पहला वाला वीडियो जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था, जिसमें कंपनी की स्थापना बताई कि जिस समय कंपनी की स्थापना हुई उस समय साहब नाम था इसका क्या, द कंपनी ऑफ गवर्नर ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। बाद में जाके जब विलियम तृतीय का शासन आया और उस समय एक हिंग पार्टी करके सत्ता में आई, तो जो हिंग पार्टी सत्ता में आई उस हिंग पार्टी वो इस कंपनी के समर्थन में थी नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो एक नई और कंपनी बन के तैयार हुई थी 2-3, एक न्यू कंपनी, एक जनरल सोसाइटी और एक बन के तैयार हुई थी इंग्लिश ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। तो इंग्लिश ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज के व्यापारिक सफलता के लिए सबसे पहला जो यात्री आया था वो आया था नॉरिस करके। ये था, जैसे कह सकते कि ईस्ट इंडिया के व्यापार के लिए भारत आने वाला पहला यात्री कौन था, तो आपका था कैप्टन हॉकिंस। और इंग्लिश ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज का कौन था, तो नॉरिस करके था। तो इसलिए इसको कहते हैं, हालांकि इसकी कोई ज़्यादा सफलता नहीं मिली। जॉन गोडोल्फिन करके जो थे उन्होंने इन कंपनियों को बाद में सम्मिलित करा दिया, तो लास्ट में तो जाके ये ईस्ट इंडिया कंपनी ही बनी। बाद में इसका 1833 पे नाम पड़ गया ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये अगर आपको पूरा एक समझना है दायरा, तो पॉलिटी का पहले लेक्चर से लेके इस तक देखिए, मज़ा आने वाला है। तो साथियों, बाद बाकी मैं किसी भी वीडियो में तो कहता ही नहीं हूँ कि आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपको मटेरियल अच्छा लगे आप करिए। आप यकीन मानिए, बिल्कुल एज एक बेसिक चपरासी एग्जाम से लेके एक अच्छे लेवल का एग्जाम पीसीएस में, बीईओ में, ईपीएफओ वगैरह में आप बड़े आराम से अच्छा खासा कर पाएंगे। टॉपिक पढ़ने के बाद आप किसी भी बुक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा के देख लीजिए। एक बार अगर आपने क्लास ली है तो उसके बाद कोई भी क्वेश्चन अगर आपका निकलेगा नहीं। बाद बाकी मैं जल्द लाइव आऊँगा जिसमें आपका टेस्ट वगैरह भी लेने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।